Hello students, how are you? This is our second part of multiple choice questions. These questions are from water supply and treatment. Okay, let's start. Our first question is the ratio of the maximum daily consumption. First question is the ratio of maximum daily consumption to the average daily demand. Maximum daily demand to the average daily demand. This ratio is 1.8. So our answer is C. Because maximum daily demand is 1.8 times the average daily demand. Next question is the ratio of maximum hourly consumption and average hourly consumption of the maximum days. The answer is 2.7. ये रेशियो आपको याद रखने पड़ते हैं. maximum hourly demand to the average hourly demand. This ratio is 2.7. Our next question is if the average daily consumption of the city is 10 to the power 5 meter cube, the maximum daily consumption on peak hourly demand will be. ये हम लास्ट वीडियो में एक हमने रेशो पढ़ा था कि पीक हावरली मीन्स पीक हावरली या फिर मैक्सिमम हावरली डिमांड एंड एवरेज डेली डिमांड. दिस रेशियो इज 1.5. दिस रेशियो इज 1.5. देखिए 3-4 रेशियोज हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे. मीन्स मैक्सिमम हावरली डिमांड ऑफ वाटर इज 1.5 टाइम्स द एवरेज डेली डिमांड. So to calculate the maximum hourly demand we have to multiply 1.5 to the given value, and given value is average daily demand. Given value is average daily demand, that is 10.5. So we have to multiply 1.5. Therefore our answer is 1.5 into 10 to the power 5, that is option B. Next question is the distribution mains in water supply system are designed for. Distribution mains is the main pipe. जैसा कि हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वॉयर से वाटर सप्लाई के लिए डिस्ट्रीब्यूशन मेंस जाते हैं. फिर मेंस में से ब्रांच पाइप जाते हैं, उनमें से लेटरल पाइप जाते हैं, फिर उनमें से ब्रांच पाइप जाते हैं. तो जो मेंस होते हैं, मेन पाइप, डिस्ट्रीब्यूशन मेंस आर डिजाइंड फॉर द मैक्सिमम हावरली डिमांड और मैक्सिमम कंजम्पशन डे. जिस दिन मैक्सिमम कंजम्पशन डे से आपका मतलब क्या है? मैक्सिमम कंजम्पशन डे मीन्स लाइक हॉलीडे. जैसा कि हम जानते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग भी जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन अपने जो जितने भी कपड़े होते हैं या घर की सफाई करनी होती है उसी दिन हम करते हैं. तो उस दिन वाटर की डिमांड ज़्यादा होगी, कंजम्पशन ज़्यादा होगी. मैक्सिमम हावरली का मतलब ये है कि उस दिन भी कुछ पर्टिकुलर हावर्स होते हैं जिसमें पानी का यूज़ ज़्यादा होता है. जैसे कि मॉर्निंग में 3 घंटे, मॉर्निंग के 2 या 3 घंटे, या फिर इवनिंग में भी 2 या 3 घंटे. तो जो डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स हैं वो मैक्सिमम हावरली डिमांड ऑन द मैक्सिमम कंजम्पशन डे के बेस पे डिज़ाइन किए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टर अफेक्टिंग प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज. इट्स आंसर इज ऑप्शन डी. Next question is as compared to the geometric increase method of forecasting population, arithmetical increase method gives. देखिए there are 5 methods to forecast a population of a city, and अगर आप किसी एक ही न्यूमेरिकल को दोनों मेथड से सोल्व करेंगे, जियोमेट्रिक मेथड एंड अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड, दोनों से जब सोल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड गिव्स लेसर वैल्यू. उसकी वैल्यू कम आई है पॉपुलेशन की, फोरकास्टिंग की जो वैल्यू आएगी दैट इज फ्यूचर पॉपुलेशन की जो वैल्यू आएगी वो, और जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड में वैल्यू ज़्यादा आएगी. सो आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज द एक्यूरेट मेथड फॉर प्रिडिक्टिंग फॉर ए साउंड एंड रैपिडली इंक्रीजिंग सिटी इज. geometrical increase method is most suitable for the prediction of the population of a rapidly and sound increasing city. मीन्स जो सिटी मोस्ट डेवलपिंग है, जल्दी से डेवलप हो रही है, उस सिटी के लिए अगर आपको पॉपुलेशन फोरकास्ट करनी है उसके लिए जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड इज द बेस्ट मेथड. सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर सप्लाई स्कीम इज यूजुअली डिजाइन फॉर ए लाइफ ऑफ. वाटर सप्लाई स्कीम को 50 साल के लिए डिज़ाइन किया जाता है. सो आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्राउंड वाटर इज यूजुअली फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड मैटर्स.
आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज ग्राउंड वाटर में सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़ नहीं होती। ग्राउंड वाटर में डिजोल्व इम्प्यूरिटीज़ हो सकती हैं बट सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़ नहीं होंगी। सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज सरफेस वाटर में होगी, लाइक कैनाल है, रिजर्वोयर है, इन वाटर्स में या कोई लेक है, इनके पानी में सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज हो सकती हैं। नेक्स्ट इज कंटेमिनेटेड वाटर कंटेन्स पैथोजेंस। जिस पानी में पैथोजेंस है दैट वाटर इज नोन एज कंटेमिनेटेड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होलसम वाटर इज द वन विच डजंट कंटेन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। बिल्कुल ठीक, होलसम वाटर में पैथोजेनिक बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए। सस्पेंडेड मैटर इन क्वांटिटीज हार्मफुल टू मैन, मीन्स एक परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए सस्पेंडेड मैटर। एंड डिजोल्व मैटर इन क्वांटिटीज हार्मफुल टू मैन, और डिजोल्व क्वांटिटी भी इतनी डिजोल्व मैटर भी इतनी क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए कि वो हार्मफुल हो। सो और आंसर इज ऑप्शन डी। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सस्पेंडेड सॉलिड शुड नॉट बी प्रेजेंट इन वाटर बिकॉज। सस्पेंडेड सॉलिड पानी में क्यों नहीं होने चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, दे कॉजेज टर्बिडिटी। दे कॉजेज टर्बिडिटी, बिल्कुल ठीक। सस्पेंडेड सॉलिड के कारण टर्बिडिटी हो सकती है। टर्बिडिटी क्या है पानी में? इट इज द रेजिस्टेंस टू द पासेज ऑफ लाइट थ्रू द वाटर इज नोन एज टर्बिडिटी। सो टर्बिडिटी हो सकती है सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से। सेकेंड ऑप्शन इज दे प्रोवाइड्स एब्जॉर्प्शन साइट्स फॉर बायोलॉजिकल एंड केमिकल एजेंट्स। मीन्स अगर सस्पेंडेड सॉलिड्स पानी में प्रेजेंट हैं तो उन सॉलिड्स के ऊपर बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, वो उनके लिए एक फेवरेबल साइट की तरह से एक्ट करेंगे। सो सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो राइट। सी ऑप्शन इज दे आर एस्थेटिकली डिस्प्लीजिंग, मीन्स देखने में पानी अच्छा नहीं लगेगा, ये भी ऑप्शन सही है। सो और आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। Next question is when the mode of measurement of turbidity is the absorption of the light, the measuring apparatus is called a turbidity meter. A nephelometer is also a instrument which is used to measure the turbidity and nephelometer के अलावा एक बेलिस turbidimeter भी होता है। बेलिस एंड nephelometer दोनों ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रिंसिपल पर बेस्ड है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, nephelometer is based on the scattering of light, and so our answer, right answer will be option C. Next is the suspended solids present in water may give color to the water which is known as। suspended solid की वजह से जो कलर होगा पानी में that is apparent color, उसको हम apparent color बोलेंगे। अगर dissolved solid की वजह से है पानी में कलर, उसको हम कहेंगे ट्रू कलर या फिर कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। देखिए द कलर ऑफ वाटर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलर ऑफ वाटर कंट्रीब्यूटेड बाय डिजोल्व्ड सॉलिड इज। ट्रू कलर भी कहेंगे इसको या फिर सिंपली कलर कहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रू कलर ऑफ वाटर इज मेजर्ड ऑन प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल। आंसर इज ऑप्शन ए, ट्रू कलर ऑफ वाटर इज मेजर्ड ऑन प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल। सिलिका स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द turbidity. Next question is the most common cause of acidity in water is carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पानी में एसिडिटी होती है, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज। नेक्स्ट इज EDTA सॉल्यूशन। EDTA एक मेथड है विच इज़ यूज टू मेजर द हार्डनेस। EDTA हार्डनेस, पानी की हार्डनेस को मेजर करने के काम आता है EDTA टाइट्रेशन मेथड। EDTA की फुल फॉर्म होती है इथाइल डाइमाइन टेट्रा एसिडिक एसिड, और पानी की हार्डनेस को रिमूव करने के काम आती है। नेक्स्ट इज हार्ड वाटर इज टेस्टियर देन सॉफ्ट वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। हार्ड वाटर का टेस्ट अच्छा होता है सॉफ्ट वाटर की कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि हार्ड वाटर में बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं जो पानी के टेस्ट को अच्छा बनाते हैं। हार्डनेस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हार्डनेस पानी में दो चीज़ों की वजह से होती है, एक तो कैल्शियम और दूसरा है मैग्नीशियम। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से हार्डनेस होती है। दोबारा देखिए, पानी में हार्डनेस होती है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से। अगर पानी में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट्स हैं तो उस
हार्डनेस को हम कहेंगे टेम्परेरी हार्डनेस। अगर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सिलिक सल्फेट, जैसे कैल्शियम सल्फेट हुआ, मैग्नीशियम सल्फेट हुआ, सिलिकेट, chlorides etc are present into the water, then the hardness is known as permanent hardness. हार्डनेस दो टाइप के होते हैं, टेम्परेरी एंड दूसरी परमानेंट। टेम्परेरी किस, दोनों ही हार्डनेस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से होती हैं। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के अलावा दूसरे एलिमेंट भी, दूसरे जो सोर्सेज हैं उनकी वजह से भी हो सकती हैं, लेकिन मेजर सोर्स, जो मेजर कारण है, जो मेन कारण है हार्डनेस के, वो है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट अगर पानी में है तो टेम्परेरी होगी। अगर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सल्फेट, सिलिकेट्स, क्लोराइड्स पानी में मौजूद हैं तो फिर उस हार्डनेस को हम परमानेंट हार्डनेस कहेंगे। और टेम्परेरी हार्डनेस आपको पता है कैन बी रिमूव्ड बाय सिंपल बॉइलिंग, but to remove the permanent hardness we have to use some softening techniques like soda ash process, और इसके अलावा भी दूसरी होती हैं। तो ये थे हमारे आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं